हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जनरल साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा था और हमने जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस था उसको लगभग आधे को हमने कवर कर लिया है। अगर आज हम रिवाइज की बात करें कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है और तो आप इन सब के बारे में जाने की सबसे पहले हमने साइटोलॉजी पढ़ा था, सेल के बारे में। सेल के अंदर सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेल की टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे, फिर ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, अंग पढ़े थे और मुख्य मुख्य कार्य को जाना था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल नेम यानी कि बॉटनिकल और जूलॉजिकल जो नेम होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनके पढ़ा था। फिर स्पेशल प्रकार के उनके अंदर आप हमारी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है वो सीरीज़ को, तो पहले जाके उन्हें देखिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर बताया है कि एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से बॉटनिकल नेम आ रहे हैं जो अपने डेली यूजेज में काम आते हैं। कैसे, जैसे सब्जी वाले पादप हो गए या अपने आसपास में रहने वाले पालतू जानवर हो गए। फिर उनके गुणसूत्रों की संख्या के बारे में भी हमने जाना, ये सारी डिटेल भी हमने पढ़ ली थी। फिर हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी, आनुवांशिकी, मेंडल के नियमों को डिटेल डिस्क्रिप्शन किया था। एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन को भी मैंने बताया है, आप वो भी जाके देखिएगा। फिर हमने रोगों के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि मुख्य प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में जाना था। फिर हमने अपने जो मस्तिष्क वाला भाग होता है, मस्तिष्क वाला भाग यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला एरिया, मस्तिष्क के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। विटामिन के रोगों के बारे में और विटामिन के बारे में पढ़ा और हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, मुख्य प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों को जाना। तो इस प्रकार हमारी जो सीरीज़ चलती हुई आ रही है, जिसका आधा पार्ट सिलेबस का हमने अभी तक बायोलॉजी का कवर कर लिया है। आप सभी का इसी सहयोग के साथ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि आणविक विज्ञान जो अपना आज का टॉपिक है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो अपने न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बनते हैं अपने डीएनए आरएनए, उनके बारे में जानते हैं। यानी कि ये चीज़ें होती क्या है। स्वाभाविक रूप से हमें पता है कि कोई भी एक जीव है तो उस जीव के शारीरिक संरचना के अंदर उसकी एक स्पेशल कैरेक्टराइज्ड पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली कुछ संरचनाएं रहेगी जो उस जीन का पर्टिकुलर एक अपना महत्व रखेगी। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा कैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सभी ने अपने पूरे जीवन शैली के दौरान आपने 2-3 पीढ़ी का अध्ययन अवश्य किया होगा। आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं या किसी और ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक ही पीढ़ी के उसके फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है जिसका नाम राहुल है, तो उसके पिता है, उसके दादा है, तो ये 3 पीढ़ियाँ, उन 3 पीढ़ियों के अंदर क्या समानता है या उनके अंदर ये पीढ़ी जनरेशन कैसे हो रही है, क्या इसके अंदर एक ऐसा गुण आ रहा है जो उसके दादा के अंदर भी था, जो उसके पिता के अंदर भी है और जो उसके अंदर खुद के अंदर भी है। तो इस प्रकार जो एक कोशिका के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सेम होते हैं, तो उन जेनेटिक मटेरियल को अपने को पढ़ना है। अब ये जेनेटिक मटेरियल अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। याद रखना, जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना के उसको घुमाया जाता। घुमाया क्यों जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है, तो इसकी संरचना, खोज, किसके अंदर कौन सा पाया जाता है, क्यों, या इसके रिलेटेड कौन कौन से आपने बोलते हैं ना प्रयोग, या इसके दावे कौन किए गए थे, ये अनुवांशिक पदार्थ है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि ये डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत हायर लेवल में चला जाता है और केवल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही अपने जनरल साइंस के अंदर आता है। तो हम केवल जनरल साइंस के अंदर आने वाला जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मतलब कि डीएनए क्या होता है, कैसे संरचनाएं, कितने टाइप के होते हैं, क्या कार्य करता है, आरएनए क्या होता है, कैसे संरचनाएं, कितने टाइप के होते हैं और क्या कार्य करता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखो, आज अपना जो टॉपिक है वो है आणविक विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट, यानी कि इसका आज पहला भाग है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, आणविक जो जीव विज्ञान या आणविक विज्ञान होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर हम मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि आनुवांशिक पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अपने पता है कि आनुवांशिक पदार्थ है वो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड पता चल जाएंगे तो अपने को स्वाभाविक रूप से जो अपने जेनेटिक मटेरियल्स है, आनुवांशिक पदार्थ हैं, वो पता चल जाएंगे। तो देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं। आप समझिएगा, दिमाग लगेगा कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो अत्यंत जटिल जैव रासायनिक यौगिक रहेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे और जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल बात करेंगे। क्योंकि जटिल क्यों है, क्योंकि एक ही पीढ़ी की संरचनाएं लेके आ रहे हैं और उसके अंदर उसकी पीढ़ियों की जो
गुणता तथा व्यवहारशीलता सेफ है। देखो मैंने ये वर्ड यूज़ किया, ये साइंस से रिलेटेड इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बहुत आता है, क्योंकि अगर साइंस की भाषा में ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर मिलेगा जेनेटिक मटेरियल के अंदर इन्हेंस की जाने वाली जो भी प्रकार की कैरेक्टराइज है। इस प्रकार के वर्डों को 12th बेस पर यूज़ नहीं किया जाता, नॉर्मल बात में की जाती है कि एक पीढ़ी से आने वाले लक्षण, तो उनकी बात की जाएगी। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गए? न्यूक्लिक अम्ल हो गए कि अत्यंत जटिल जैव रासायनिक यौगिक है, अत्यंत जटिल है और जैव रासायनिक यौगिकों का समूह है। याद रखना, बहुत प्रकार के यौगिक मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। अब ये न्यूक्लिक अम्ल किसके अंदर पाए जाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी जीवित कोशिका के अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। सभी जो भी जीवित कोशिकाएं रहेगी उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। अब एक वर्ड जीवित कोशिका का मैंने बोला, तो आपके माइंड के अंदर एक वर्ड आ रहा होगा, वायरस आ रहा होगा, वायरस। अब ये वायरस क्या है? आप सोच रहे हैं कि सर वायरस तो है जो लिविंग यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अटैचमेंट में या संपर्क में नहीं आता है, तो तब तक वो क्या रहता है? निर्जीव रहता है। तो आपने बोल दिया कि सभी जीवित कोशिका में, तो देखिए कि वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है उन्हें वायरस कहा जाता है। वायरस क्या होते हैं कि स्वाभाविक रूप से जब वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं रहते हैं, यानी कि वातावरण में एकल रहते हैं, अकेले रहते हैं, यहाँ हम बात करते हैं वातावरण में कॉलोनी में नहीं, एकल निवास या संपर्क में नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो वो उस प्रकार के कंडीशन में कैसा व्यवहार करते हैं? निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। अब निर्जीव की तरह व्यवहार करने का कारण पता होना चाहिए कि निर्जीव की तरह व्यवहार करने का मतलब कि वो अपनी प्रतिकृति खुद बना नहीं पाते, अपना आकार स्वयं रहते हैं, और उस कंडीशन के अंदर वो अनेक वर्षों तक एक ही कंडीशन में रह सकते हैं कि जब तक कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित कोशिका की बात कर ली जाए उनके संपर्क में नहीं आए। उनके संपर्क में आते ही वो सजीव हो जाएंगे। तो अपने को ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। याद रखना, साइंस यदि कि आप पढ़ रहे हो तो उसके अपवादों को ध्यान रखिए, अपवाद का कारण पता रहेगा तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक की डिटेल जानकारी आपको आसानी से आएगी। किसी भी चीज़ के न होने का कारण ढूंढिए, होने का कारण तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि अपने को ऑप्शन के अंदर राइट नहीं ढूंढना है। आपके एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी आप ऑप्शन को देखते हैं तो उसके अंदर कौन सा 4 में से एक राइट है, वो टेंशन रहता है कि ये राइट है कि नहीं है। तो उसके लिए आप उसको छोड़ो, आप ये चीज़ें ऑप्शन के लिए लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है, तो आप ये मत सोचिए ये राइट है कि नहीं, और क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि ये गलत क्यों हो रहा है। गलत क्यों मतलब कि ये इसके अकॉर्डिंग गलत क्यों हो रहा है, इसी वजह से गलत हो रहा है, तो अपना आप पता चल, जो पीछे बचेगा वो राइट रह जाएगा। थोड़ा स्मार्ट बनिए, अपने आप ऑप्शन सही हो जाएंगे। याद रखना, ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन के जो ऑप्शन मिलेंगे ना वो उसी से रिलेटेड मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई टॉपिक पूछ रहा है उस टॉपिक के बाहर का ऑप्शन के अंदर आ गया, नहीं। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है, साइटोलॉजी से, तो ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन साइटोलॉजी के ही मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर बनाने का पैटर्न ही होता है कि रिवाइज भी हो जाता है और पर्टिकुलर बच्चा कन्फ्यूज भी उसमें होता है और उसकी कन्फ्यूजन सॉल्व भी उसी में हो जाती है। कन्फ्यूज इसलिए होता है कि एक ही टॉपिक के ऑप्शन मिलते हैं तो कन्फ्यूज, और एक ही टॉपिक अगर किसी को पूरा टॉपिक याद है तो एक ही टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको हेल्प मिल जाती है। तो इस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल की हमने बात की थी कि ये जटिल जैव रासायनिक पदार्थ हैं और ये सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये नाम किसने दिया था? किसने सर्वप्रथम इसके बारे में आपने को बताया कि इस प्रकार की जो संरचना है ये और इन्हें न्यूक्लिक अम्ल? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया और अपने आप में ये समझ कर देखा कि ये एक अम्लीय संरचना होती है, तो इसने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। ऑल्टमैन ने इसकी अम्लीय संरचना या अम्लीयता के आधार पर इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि न्यूक्लिक अम्ल को किसने डिस्क्राइब किया? 1899 यानी 1899 में ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले इसने नाम दिया था। अब न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं? तो सभी सजीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्ल 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल एक होता है DNA और एक होता है RNA। न्यूक्लिक अम्ल की बात की जा रही है, सजीव कोशिकाओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाई जाएगी उसके आधार पर। तो देखो, एक होता है DNA और एक होता है RNA। DNA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो पता होना चाहिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, याद रह जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA की फुल फॉर्म है। यही RNA की बात की जाए तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसकी फुल फॉर्म होगी? RNA की फुल फॉर्म होगी। ये तो थी इसकी जनरल डिटेल। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों जब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर रहे हैं तो इनके अंदर दोनों एक ही जगह पर नहीं हो सकते। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक जंगल में केवल एक ही राजा या एक ही शेर रह सकता है, तो उसी प्रकार ये भी यहाँ पर नियम लागू हो रहा है कि ये दोनों आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिका के अंदर
एक ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य कर सकता है, दूसरे को कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। अगर पहला नहीं है तो उसकी जगह पर वो काम करेगा। तो देख लीजिए ये क्या होते हैं, याद रखना इन दोनों में से आपको याद रखने का तरीका अपने दिमाग में रखना कि डीएनए बड़ा है, डीएनए सर्वोच्च, डीएनए के पास सबसे ज़्यादा पावर है, ये आप दिमाग में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको आसानी से सॉल्व होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। याद रखना है कहीं पे भी डीएनए आ रहा है तो मतलब कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। डीएनए नहीं है तो आप आरएनए को ला सकते हो, इतना दिमाग में रख लेना कि डीएनए कहीं पे भी आपको मिल रहा है कि ये कोई कोशिका और इसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है, चाहे बहुत ही न्यून हो, रेयर कंडीशन में हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, लेकिन वो क्या काम करेगा, अगर डीएनए प्रेजेंट है तो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा ही करेगा। ये एक थंबनेल याद रख लेना अपना, और इसकी वजह से जो क्वेश्चन कैसा आता है वो देखना, क्योंकि सभी यूकेरियोटिक कोशिका आती है उसके कोशिका के अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। यानी कि जो सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, याद रखना। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी एक यूकेरियोटिक कोशिका है तो उसके केंद्र के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के तौर पर 3 चीज़ें अपने को मिल जाती हैं, डीएनए, आरएनए, उसके साथ में अपने को प्रोटीन वगैरह मिलती है। तो अब ये 3 चीज़ें पाई जा रही है इस केंद्र के अंदर, तो इन तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे तो अपने को क्या मिलता है कि कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका की मैं बात करूं तो उसके अंदर आरएनए भी मिल रहा है, डीएनए भी मिल रहा है, आरएनए भी मिल रहा है और प्रोटीन्स भी मिल रही हैं। तो ये हमने बात कर ली कि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए किसकी तरह काम करेगा, आनुवांशिक पदार्थ की तरह। मैंने पहले ही बोला था कि किसी के अंदर भी अगर डीएनए है तो वही काम करेगा, कैसा, आनुवांशिक पदार्थ की तरह। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है तो पीछे क्या बच रहा है, आरएनए और प्रोटीन बच रहे हैं। तो उसमें अंदर से आरएनए क्या करेगा, आरएनए अनआनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। अब अनआनुवांशिक पदार्थ की मतलब होता है कि वो जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम नहीं करेगा, वो कोई दूसरा ही काम करेगा। वो दूसरा क्या काम करेगा, वो प्रोटीन संश्लेषण कर लेगा। क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम कर लेगा। याद आ गई दिमाग में, डीएनए है तो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा, अगर डीएनए है और आरएनए फ्री बैठा है तो आरएनए को प्रोटीन संश्लेषण करवाइए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही चीज है, ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिका की ये बात होगी। अब ऐसे कुछ भी ऐसे जीव है जिनके अंदर डीएनए होता ही नहीं है और डीएनए है ही नहीं तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन काम करेगा। मैंने पहले बोला था कि अगर डीएनए है ही नहीं तो उसकी जगह पर जो पीछे बचा है वो राज कर लेगा। तो जो कौन है, कई वायरसों में डीएनए की अनुपस्थिति हो जाती है, अनुपस्थिति में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर लेता है क्योंकि आरएनए को सीट मिल गई। पता चल गया, ये जनरल डिटेल है, इसको आप आसानी से याद रख दो। थंबनेल याद रखना, कहीं पे भी डीएनए है तो डीएनए ही सब कुछ है, सर्वोपरि डीएनए ही है। डीएनए नहीं है तो फिर आरएनए की मजा है। ये समझ में आ गया, ये अपने क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की जनरल डिटेल है। अब अपने को पता चल गया कि डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण के लिए किसने वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, कौन कौन से प्रमाण थे, और आरएनए को कैसे डीएनए के कंपैरिजन में हम बात की जाए तो कैसे आनुवांशिक पदार्थ की तरह उसने काम किया था, उसके बारे में तो कुछ न कुछ रिजल्ट फैक्ट मिले तभी तो हम डीएनए के बारे में जानते हैं। तो इन्हीं दो न्यूक्लिक अम्ल के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होने के क्या प्रमाण है। यानी कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हैं ये जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, ये किसने प्रूव किया। तो इसके प्रमाण, इसके पक्ष में 3 प्रयोग हुए थे, 3 प्रयोग हुए थे मेजर, और तीनों प्रयोगों के अंदर मुख्य जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रमाणित किया कि जो डीएनए है वो यूकेरियोटिक्स या डीएनए खुद है जहाँ पर पाया जाएगा वो क्या काम करेगा, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। तो उसके अपने को तीनों प्रयोगों के नाम याद रखने हैं और उसकी डेट हो। तो साइंस के अंदर आपको पता है कि जिसके अंदर कंसेप्ट आता है वहाँ पर डेट नहीं पूछी जाती क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर कारण पूछ लिया जाता है, डेट को हटाकर कारण पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। तो प्रमाण में 3 प्रकार के प्रयोग किए गए थे, तीनों प्रयोग को नाम याद रखना है। इसकी आपको डेट याद रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है, अपने को याद रखना है कि काम क्या किया गया था, कारण क्या था, पता चल गया। पहले बात करते हैं कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण में पहला है अपना जीवाणु रूपांतरण या जिसे बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं है उसके लिए, और इससे ग्रिफिथ जीवाणु रूपांतरण या जिसे ग्रिफिथ का प्रयोग भी कहा जाता है। ये क्या था कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर न्यूमोनिया जो कारक जीवाणु होता है, न्यूमोनिया रोग फैलाने वाला जो जीवाणु होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि डीएनए है जो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। अपने को उसका प्रयोग से रिलेटेड क्योंकि 12 बेस में आता नहीं है, क्योंकि ये अपने जो जनरल साइंस का टॉपिक होता है वो पटवार
एनटीपीसी एंड हम जो पढ़ रहे हैं कांस्टेबल, उसके अकॉर्डिंग केवल इसका कंसेप्ट ही पता होना चाहिए। नॉर्मल सी डिटेल डिस्क्रिप्शन या इसका प्रयोग नहीं होता है, वो अलग हायर लेवल की बात हो जाती है जो आगे की क्लासों में पढ़ता है या आगे के टॉपिक जिसके अंदर ग्रेजुएट से भी अप यानी कि फर्स्ट ईयर तक का लेवल जाता है उसके अंदर पूछा जाता है। तो अपने को केवल नाम पता होना चाहिए। डीएनए के पक्ष में प्रमाण में पहला प्रयोग किसने दिया था? ग्रिफिथ का प्रयोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, 1928 में दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। किस पर किया था? न्यूमोनिया कारक जीवाणु पर किया था। जीवाणु कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया रोग फैलाता है। ठीक है। दूसरा, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में दूसरा प्रमाण क्या था? दूसरा प्रमाण यह था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो डीएनए के पक्ष में जो प्रमाण दूसरा था वो 3 वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था। 3 कौन से वैज्ञानिक है? उनका नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा और तीनों को नाम याद रखना पड़ेगा। याद रखना, एवरी, मैकलॉयड एवं मैककार्डिने, 3 वैज्ञानिक थे, एवरी, मैकलॉयड एवं मैककार्डिने। अब देखो इन्होंने प्रयोग क्या किया था? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने प्रोटीन पाचक एंजाइम और आरएनए पाचक एंजाइम दोनों का अब मिलाकर प्रयोग किया था और उन्होंने देखा था कि रूपांतरण वगैरह होता नहीं है, तो क्या होता है कि डीएनए है जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है। तो दूसरा किसने? एवरी, मैकलियाड एंड मैककार्डी का प्रयोग हो गया। तीसरा कौन सा है? डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दिया था, एक हर्शे और चेज ने पारक्रमण का प्रयोग किया था। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1952 में, 1992 के अंदर हुआ था। देखो सबसे पहले ग्रिफिथ का प्रयोग हुआ था 1928 के अंदर, ग्रिफिथ ने किया था निमोनिया जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर। दूसरा एवरी मैककार्डी ने किया था 1933-44 के आसपास। किसके ऊपर? उसने प्रोटीन पाचक एंजाइम और आरएनए पाचक एंजाइम को मिलाकर प्रयोग किया था। तीसरा है हर्शे चेज का पारक्रमण प्रयोग, उन्होंने 1952 के अंदर किया था। 1952 के अंदर जीवाणु तथा जीवाणु भोजी पर किया था। जीवाणु और जीवाणु भोजी मतलब कि वायरस को संक्रमित करने वाले, ठीक है, वायरस को संक्रमित करने वाले, वायरस को जो संक्रमित करने वाले होते हैं उन्हें जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो जीवाणु तथा जीवाणु भोजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट के जो दिए थे वो किसने दिए थे? डीएनए के आनुवांशिक पक्ष के अंदर दिए थे। अब आनुवांशिक पक्ष क्या होता है कि ये चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डीएनए ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके पक्ष में उन्होंने अपने प्रूफ दिए थे, प्रमाण दिए थे, रिजल्ट दिए थे। अब कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे कि कह रहे हैं कि आपकी बात सही है कि हाँ डीएनए है जो आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन जहाँ पर डीएनए नहीं होगा वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ के रूप पर आरएनए भी काम करता है, तो उसके पक्ष में भी कुछ प्रमाण होने चाहिए। तो आरएनए के आनुवांशिक पक्ष के प्रमाण क्या है कि एक जीवाणुविक संक्रमण के अंदर एक प्रयोग किया गया था। जीवाणुविक संक्रमण मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस, उसके अंदर संक्रमण में प्रयोग किया गया था। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आरएनए होता है, वो एक केंद्रीय कोड के रूप में होता है, क्योंकि डीएनए एब्सेंस होता है तो आरएनए एक केंद्रीय कोड के रूप में होता है और वही जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। तो ये आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के पक्ष में भी प्रमाण हो गया कि जहां पर डीएनए नहीं होगा वहां पर क्या होगा? आरएनए रहेगा। तो हमने डीएनए के पक्ष में 3 प्रमाण पढ़े, जीवाणु रूपांतरण ग्रिफिथ का प्रयोग, एवरी मैकआर्ड और मैककार्डी का प्रयोग, और तीसरा हो गया हर्शे चेज का पारक्रमण प्रयोग। ये हो गया। और न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। याद रखना सभी यूकेरियोट्स में डीएनए होता है, डीएनए नहीं रहेगा तो आरएनए होगा। वायरस में भी क्या होता है? डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं, उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, सबसे पहले डीएनए के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के 2 भाग थे, डीएनए तथा आरएनए। सबसे पहले हम न्यूक्लिक अम्ल का जो पहला भाग है, आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर डीएनए के बारे में जानते हैं। देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए का रासायनिक संगठन देखते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है और उसके जो मुख्य प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। याद रखना डीएनए होता है, उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार होता है? डीएनए का रासायनिक संगठन 3 प्रकार के पदार्थों या 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब ये 3 प्रकार की चीज़ें कौन सी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के रासायनिक संगठन में एक तो होती है पेंटोज शर्करा। क्या होती है? पेंटोज शर्करा होती है। दूसरा होता है फास्फेट और तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजन सार। यानी कि एक होती है पेंटोज शर्करा जिसे डीऑक्सीराइबोज, फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी सारक प्यूरिन और पिरिमिडिन से मिलकर बने होते हैं। तो अपने को अगर कोई पूछ ले कि निम्न में से डीएनए का रासायनिक संगठन है, तो उसके अंदर आपने को तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, या तो पेंटोज शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजनी सारक। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो अपने को ऑप्शन के अंदर डीऑक्सीराइबोज, फास्फोरिक अम्ल या प्यूरिन पिरिमिडिन भी मिल सकता है। साथियों
पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बनी होती है। फास्फेट समूह के अंदर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडिन दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। तो इन सभी को लेकर डीएनए एक डीएनए का रासायनिक संगठन होता है। तो रासायनिक संगठन को लेकर अपना क्लियर हो गया। अब पर्टिकुलर हम पहले बात करेंगे जो पेंटोज शर्करा यानी किससे होती है, डीऑक्सीराइबोज से मिलकर। तो पेंटोज शर्करा का निर्माण कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो देखना अपने को जरूरी है। देखो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो पेंटोज शर्करा का भाग है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती क्या है, यह एक पेंटोज शर्करा है इसकी एक वलय निर्माण होती है। अब यह पेंटोज शर्करा मतलब कि 5 कार्बन युक्त, कितनी 5 कार्बन युक्त एक संरचना होती है और इसकी ये एक वलय का निर्माण करती है। अब यह वलय का निर्माण किस प्रकार, आप इसका जब रासायनिक यानी कि कार्बनिक बात करेंगे इसकी संरचना की, यानी कि जो रासायनिक संरचना की आप बात करोगे तो एक वलय नुमा एक संरचना बनेगी। ये एक वलय का निर्माण करती है जिसके अंदर 4 कार्बन व 1 ऑक्सीजन मिलकर कार्य करते हैं। अब ये शर्करा निर्माण कैसे कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का समूह मिलता है, लेकिन जो 5वां कार्बन होता है वो बाहर की तरफ CO2 से जुड़ा रहता है। अपने को इसकी संरचना याद रखनी है। केवल कैसे याद रखनी है, अपने को बनाना है 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन का बनाना है। अब कैसे बनाना याद रखना, लेबलिंग मैंने की है कि देखो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर पहला कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, क्योंकि जहाँ पर कार्बन है वहाँ पर तो लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट वलय बनती है और हाइड्रोजन वगैरह जुड़े हुए थे। यहाँ पर भी तीसरा कार्बन है, यहाँ पर चौथा कार्बन है और 5वां कार्बन की अभी हमने बात की है कि जबकि 5वां कार्बन परमाणु वलय के बाहर CH2 समूह से जुड़ा रहता है। ये देखो ये रहा CH2 समूह, ये वलय से बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो गया 5वां कार्बन। तो हमने बात की थी पेंटोज शर्करा मतलब कि 5 कार्बन युक्त शर्करा, तो ये क्या हो गई 5 कार्बन युक्त शर्करा हो गई। बाहर की तरफ ऑक्सीजन अणु मिलकर करता है, ये रहा ऑक्सीजन अणु और ये एक प्रकार की कैसी बन गई संरचना, वलय संरचना। किस प्रकार की संरचना बनी है, वलय। और ये संरचना किसकी है, ये संरचना है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा का ये वलय है। तो पता चला, पहली बात की थी हमने किसकी, पेंटोज शर्करा की, उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बारे में पढ़ा। डीऑक्सीराइबोज क्या होती हैं, ये एक पेंटोज शर्करा है। अब ये पेंटोज शर्करा है तो इसके अंदर मुख्य रूप से 5 कार्बन रहेंगे। 5 कार्बन वलय का निर्माण कैसे करेंगे कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन तो मिलकर क्या बनाएंगे, वलय बनाएंगे और 5वां कार्बन बाहर की तरफ CH2 समूह से जुड़ा रहेगा। तो ये 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन वलय बना रहा है और 5वां कार्बन बाहर की तरफ CH2 समूह से जुड़ा रहता है। तो इसका भी अपने को पता चल गया कि ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा किस प्रकार बनी होती है और इसकी संरचना कैसी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक संगठन में दूसरा फास्फेट जो समूह होता है, फास्फेट समूह के अंदर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है या फास्फोरिक अम्ल मिलता है। तो फास्फोरिक अम्ल कैसे होते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार रहती है। तो देखो फास्फेट समूह के अंदर फास्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, यानी कि H3PO4 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, H3PO4 के रूप में पाया जाता है फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल के रूप में। पहला ही जनरल क्वेश्चन हो गया। डीएनए के रासायनिक संगठन के अंदर फास्फेट समूह किसके रूप में पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला H3PO4, ठीक है। अब ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा के एकांतर रूप में व्यवस्थित होता है, उसके एकांतर पैरेलल व्यवस्थित रहती है, याद रखना, ठीक है। यह फास्फेट एक शर्करा के तीसरे तथा दूसरी शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा रहता है और इसी प्रकार डीएनए में 2 सिरे बनते हैं, 3' और 5', याद रखना। अब अपने को क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, नोट लगाकर ये लिख देना है कि डीएनए के अंदर क्या, नोट लगाकर ये अपने को चीज लिखनी है कि डीएनए के अंदर, डीएनए में 3' तथा डीएनए में 3' तथा 5' सिरे का निर्माण, 3' तथा 5' सिरे का निर्माण डीएनए के रासायनिक संगठन में, डीएनए के रासायनिक संगठन में फास्फेट समूह, डीएनए के रासायनिक संगठन में फास्फेट समूह जो क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 करता है, H3PO4 करता है। ये चीज अपने को याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ये एक ही बनता है कि डीएनए के सिरे, कौन से सिरे, 3' सिरा और 5' सिरा,
दोनों सिरों का निर्माण कौन करता है? दोनों सिरों का निर्माण फास्फेट समूह के अंदर पाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल होता है, वो करता है। उसकी संरचना अपने को ये पता चल रही, देखो ये रही सामने संरचना किसकी? फास्फोरिक अम्ल की। तो अभी तक हमने डीएनए के रासायनिक संगठन में पेंटोज शर्करा के डीऑक्सीराइबोस और फास्फेट समूह के फास्फोरिक अम्ल के बारे में देख लिया। तीसरी रासायनिक संगठन में क्या बचा है? अब बचा है कि डीएनए के रासायनिक संगठन में तीसरा है नाइट्रोजनी सार। कौन से होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब इन दो की संरचना के बारे में देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के रासायनिक संगठन में सबसे ज्यादा रोल इनका होता है नाइट्रोजनी सार का, प्यूरिन और पिरिमिडिन का। तो देखते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के रासायनिक संगठन की हम बात कर रहे थे और पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट की संरचना देखी थी। तीसरा अपना जो न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन डीएनए का रासायनिक संगठन का भाग है वो है नाइट्रोजन सारक। यानी कि जो नाइट्रोजनी सारक होते हैं डीएनए में, हमने पहले बात की थी कि जो नाइट्रोजनी सारक होते हैं वो दो चीज़ यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में होता है। यानी कि दो प्रकार के नाइट्रोजनी सारक पाए जाते हैं किसके अंदर? डीएनए के रासायनिक संगठन के अंदर। डीएनए का रासायनिक संगठन के अंदर जो नाइट्रोजनी सारक है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन है। तो देखिए, देखो नाइट्रोजनी सारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन यानी कि दो वलय वाला है, और एक होता है पिरिमिडिन, एक वलय वाला होता है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, जिसे ए और जी के रूप में संबोधित किया जाता है। और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं? जो एक वलय वाले होते हैं वो होता है साइटोसिन तथा थाइमिन के रूप में। अब देखो, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना कि डीएनए के अंदर प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर ही होती है, यानी कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर रहेगी और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएनए के अंदर प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है, यह फिक्स है, क्योंकि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, उसी प्रकार साइटोसिन की मात्रा भी ग्वानिन के बराबर होती है। अब इस मात्रा का बराबर करने के आधार पर एक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं चारगॉफ का नियम। क्या कहते हैं? चारगॉफ का नियम। उसी ने यही नियम दिया था कि प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है। अब देखो, दो वर्ड है जो अपने को न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के ऊपर बनते हैं। दो वर्ड क्या है कि एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। अब दोनों को नाम याद रखने का तरीका क्या है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और टाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है कि जब नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा के बीच में ग्लाइकोसिडिक अम्ल से एक बंध बन जाए। क्या बन जाए? बंध बन जाए। किस में बनेगा? नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा के बीच में। देखो कहां पर है पेंटोज शर्करा, कहां पर है नाइट्रोजनी सार? ये रही पेंटोज शर्करा और ये रही नाइट्रोजनी सार। अगर इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक अम्ल से एक बंध बन जाए तो इस प्रकार की जो संरचना स्थिति को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में यानी कि इन दोनों के ग्लाइकोसिडिक अम्ल से द्वारा ये बनी संरचना, इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट समूह, ये वाला फॉस्फेट समूह अगर ये भी इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी? न्यूक्लियोटाइड संरचना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? न्यूक्लियोटाइड संरचना बन जाएगी। यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, किसकी वजह से जुड़ेगा? याद रखना, फास्फोएस्टर बंध की वजह से जुड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। साइड और टाइड याद रख लेना अपने को कि S पहले आता है तो S के अंदर केवल क्या रहेगा? नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा। T बाद में आता है तो तीन हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह। तो इसी प्रकार जो फास्फेट समूह और न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो फास्फोएस्टर बंध बनता है इसे डीएनए की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आज हमने डीएनए के रासायनिक संगठन के बारे में पूर्ण चर्चा कर ली है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।